जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आया था तो वो 10-10 हजार रुपये ट्रांसफार्मर के किसानों से ले। एक और अगली बार आपने फसल बीमा के लिए आंदोलन किया था, भूख हड़ताल भी की थी, तो इस बार ऐसा क्या कारण रहा कि आपने आंदोलन नहीं किया, भूख हड़ताल भी नहीं की फसल बीमा के लेकर? देखो अभी तो नहीं है। क्या 2028 में धर्मा धाकड़ भी विधायक की दावेदारी जताएंगे? हाँ, लगातार कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है, तो इस पर भी क्या कहना है आपका? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव करवाने हैं, तो क्या सरकार करवा पाएगी? इससे क्या सरकार को नुकसान है या फ़ायदा है? क्या कारण रहा है कि अभी तक भी सरपंचों के चुनाव नहीं करवा पाई है राज्य सरकार? देखो कुछ मुद्दे। सबसे पहले सरपंच साहब आपका चैनल में स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप किसानों के मुद्दे ऐसे ही उठाते रहो। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, छबड़ा क्षेत्र का ये गुगोर रोड है, बहुत धीरे धीरे इसका कार्य चल रहा है, पास ही में गुगोर का धार्मिक मेला भी आ रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो निर्माण की समय अवधि थी वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कहीं न कहीं ठेकेदार पे पेनल्टी होना चाहिए थी, तो ठेकेदार का रसूख बहुत बड़ा है, या तो किसी सांसद का या किसी एमएलए का उस पर वरद हस्त है, या फिर यानी जो सरकार का ही उस पर हाथ है। तो जो जिसका सरकार का संरक्षण है उसको कोई चुनौती नहीं मार सकता, तो जबकि उसे ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था। बहुत लंबा प्रोसेस कर दिया और समय निकल चुका है। एक और सवाल है सर, अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 10वीं 12वीं वार्ड पार्षद और सरपंचों के लिए अनिवार्य किया है। इससे पुराने राजनीतिक जो नेता है उनका तो लगभग भविष्य ख़त्म है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सरकार के लिए फ़ायदा रहेगा, इससे नुकसान रहेगा? देखो, सरकार को फ़ायदा हो या ना हो, पर आवाम को फ़ायदा होगा। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि कम से कम 10वीं सरपंच होना चाहिए, और कम से कम BA MLA होना चाहिए, कम से कम PhD सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तो ये पंचायती राज पर आप जिस प्रकार का ये नाटक कर रहे हैं सरकारें, तो अपेक्षित उसे तो वो जो मूल हमारा सदन है जहाँ से कानूनों का प्रतिपादन होता है, जहाँ कानून बनते हैं, तो वहाँ अगर अशिक्षित लोग हैं तो कानून बनाने वाले अशिक्षित और कानून पर चलकर निर्माण करने वाले शिक्षित होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनका शिक्षित होना मायने नहीं रखता है। मैं तो यूँ कहता हूँ, जो मेरा मत है, व्यक्तिगत मत है, कि सरपंच को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। बाकी MLA और MP को, MLA को कम से कम BA होना चाहिए, और MP तो PhD होना चाहिए। उसको वो किसी एक सब्जेक्ट में पारंगत होना चाहिए। आज अगर ये कोई पर्यावरणविद लोकसभा में होता तो शायद वो अरावली की बात को पहले ही कह देता, पर वहाँ अशिक्षित भरे पड़े हैं, क्रिमिनल भरे पड़े हैं। तो अशिक्षा का भाव तो वहाँ है जहाँ से कानूनों का प्रतिपादन होता है, जहाँ कानून बनते हैं। तो सरकार अगर शिक्षा की ओर जाना चाह रही है तो सबसे पहले जो 8000 स्कूल राजस्थान में बंद किए गए हैं उनको सरकार को पुनः चालू करना चाहिए। अपेक्षित बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लंबी लंबी छुट्टियों देकर बच्चों का जो शिक्षा का उपक्रम बिगाड़ा जा रहा है उसको करना चाहिए। ये नाटक करना कि भाई पंचायती राज में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये एक कोरा ढगोसला है, एक नाटक है लोगों का दिमाग डाइवर्जन करने के लिए, ताकि लोग ये ना समझे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार नाम बदल रही है, विकास के नाम पे जीरो है। विशेषकर बीजेपी सरकार का पहला एजेंडा है कि अशिक्षित रहेगा इंडिया, जभी तो मूर्ख बनेगा इंडिया। और एक और सवाल है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव करवाने हैं, तो क्या सरकार करवा पाएगी? इससे क्या सरकार को नुकसान है या फ़ायदा है? क्या कारण रहा है कि अभी तक भी सरपंचों के चुनाव नहीं करवा पाई है राज्य सरकार? देखो, सरकार ने पहले एक एडवाइजरी जारी की थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर सरकार उस पर तटस्थ है तो फिर पंचायती राज के चुनाव, जो मेरा मानना है, जो मेरी इस पे नज़र है, जो मैं समझता हूँ, तो ये अगले दिसंबर में होंगे। क्योंकि सरकार हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अपना लीगल जानकारी देगी कि भाई हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो जो डायरेक्टरों का कार्यकाल है वो उसी टाइम ख़त्म हो रहा है, तो वो सारे चुनाव एक साथ होंगे अगर सरकार ऐसा करती है। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो फिर उन्होंने 1 साल भी पंचायती राज का ख़राब नहीं करना चाहिए। नया निर्वाचन 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, या तो ये 1 साल बाद होगा, या फिर अभी मुझे लग नहीं रहा
क्योंकि अभी सरकार का जवाब बाकी है। सरकार क्या जवाब देती है, तो मुझे नहीं लग रहा, मेरा जो अनुमान है कि ये दिसंबर तक चुनाव जाएगा। एक और सवाल है कि जो राज्य सरकार की बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या विकास हुआ है बाकी में सरकार के राज में, या फिर कांग्रेस सरकार में हुआ विकास? देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट में तो काफ़ी जॉब्स युवाओं को मिली है, कम से कम 82,000 के आसपास नए बच्चों को जॉब मिली है। 40-42 हज़ार के आसपास जो ये लगाए हुए थे सहायक इनको सबको सरकारी जॉब में तब्दील गवर्नमेंट बने हैं। वो अब तक बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई विज्ञप्ति निकाली हो या कोई किसी को जॉब दी हो किसी भी विभाग में, तो 2 साल में तो कुछ दिया नहीं। हाँ, हज़ारों करोड़ का फसल बीमा घोटाला किया। अभी पूरा जो संभाग है कोटा 12, इसमें फसलें नष्ट हुई है अतिवृष्टि से। सर्वे हुआ है, मुआवजा कुछ जगह डला है, कुछ जगह नहीं डला, पर मुआवजा डला है। कृषि विभाग कहता है कि 90% से ऊपर नुकसान हो गया है। और जो क्रॉप कटिंग की गई है उसमें 90% से ऊपर खराबा दर्ज है। पर हमारा बीमा सरकार उस बीमा कंपनी से साठ-गांठ कर खा रही है, जो कम से कम हमारा 400 करोड़ से ऊपर का बीमा है, तो ये सरकारी तो खा रही है। उसमें थोड़ा सा अपने यहाँ के स्थानीय विधायक की भी भूमिका है कि वो असेंबली में बीमा का क्वेश्चन नहीं लगाता, क्योंकि बीमा कंपनी 1-2 करोड़ इसे दे देती है, 10-20 करोड़ सांसद को दे देती होगी। तो ये सारे लोग बीमा कंपनी से मिलकर किसानों को लूट रहे हैं। और बीजेपी की गवर्नमेंट का तो सीधा सा मतलब है कि आपको शिक्षा से महरूम कर सांप्रदायिक दंगों की ओर बढ़ाना, लोगों में जातीय मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद, इस प्रकार के मतभेद पैदा करना। बाकी काम बीजेपी करती रहती है, नाम बदल देती है कामों का। काम तो कुछ होता नहीं है, बाकी नाम अच्छा बदल देती है। तो नाम बदलना भी एक विकास है उनकी नज़र में। बाकी जो लोग हैं वो देख ही रहे हैं कि होना क्या है देश का। देश गर्त में जा चुका है। बहुत सी हमारी संपदाएं उद्योगपतियों को दे दी गई है, बेचने का काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, आगे भी इसी क्रम को जारी रखेगी। अभी आवाम के ऊपर डिसाइड है कि आगे आवाम क्या करती है। लास्ट सवाल तो नहीं कह सकते, पर एक और सवाल ये है कि 2028 में विधानसभा चुनाव होने, तो छवड़ा में कैसा क्या रहेगा माहौल? क्योंकि यहाँ लगातार कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है, तो इस पर भी क्या कहना है आपका? देखो, कांग्रेस नहीं हार रही है यहाँ। कांग्रेस का जो चयन का प्रक्रिया है, जो जिसको चयन किया जा रहा है, वो चयन प्रक्रिया हार रही है, क्योंकि कांग्रेस उन लोगों को चयन कर रही है जो लोग खुद किसानों के दुश्मन हैं। इससे पहले एक बार जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आया था, तो वो 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफार्मर के किसानों से लेता था, वो सीधा घूस लेता था, और कांग्रेस फिर भी उसे ही चुनती है। तो कांग्रेस का हारना स्वाभाविक है। कांग्रेस नहीं हार रही है, कांग्रेस की चयन प्रक्रिया हार रही है। यहाँ किसान कबीलाई भरे पड़े हैं, उनको कांग्रेस टिकट नहीं देती, तो वो कांग्रेस को वोट क्यों करेंगे? मैंने खुद कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसलिए थोड़ी ज्वाइन की है कि मैं किसी भी जिसके 20 वोट है उसके पीछे झंडा लेके घूमता रहूं और उसके नारे लगाता रहूं। स्वाभाविक चीज़ है। मेरी कम्युनिटी 40,000 है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हमें प्रतिनिधित्व के लिए जगह चाहिए, और मैं तो उस हर कम्युनिटी से कहना चाहता हूं जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या 2028 में धर्मा धाकड़ भी विधायक की दावेदारी जताएंगे? 100%। 2028 में हम पूरी दमखम से कांग्रेस से सिंबल भी मांगेंगे, और मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको कि कांग्रेस को इस बार ये निर्णय करना पड़ेगा। हाड़ौती में बीजेपी हमें 2 सिंबल देती है धाकड़ समाज को, तो कांग्रेस को भी कम से कम 2 सिंबल हमें देना होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। प्रकृति करती है फिर आगे। अभी आप वर्तमान में प्रशासक हो कड़ैयाबंद से, तो क्या आने वाले चुनाव में आप दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ोगे, डायरेक्टर का लड़ोगे? नहीं, मैं डायरेक्टर का या जिला परिषद का बाकी चुनाव तो लड़ सकता हूं, पर सरपंची का तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमारे गांव में जाजम व्यवस्था है। और जाजम का जो कॉन्सेप्ट है, तो जाजम का निर्णय था कि भाई एक व्यक्ति एक बार जो निर्वाचन होने के उपरांत एक पद पर एक ही बार रहेगा। वो अगर अदर पद पे वो चुनाव लड़ता है तो जाजम उसका सहयोग करेगी, पर अगर वो एक ही पद की पुनरावृत्ति करता है वो, तो फिर जाजम उसका सहयोग नहीं करेगी। तो मैं जाजम का गण होने के नाते मैं पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकता किसी भी स्थिति में। हाँ, कोई और साथी होगा तो जाजम जिसके साथ जाएगी
तो धर्मादाकड़ निरंतर उसके साथ रहेगा। एक और अगली बार आपने फसल बीमा का के लिए आंदोलन किया था, भूख हड़ताल भी की थी, तो इस बार ऐसा क्या कारण रहा कि आपने आंदोलन नहीं किया, भूख हड़ताल भी नहीं की फसल बीमा के लेकर? देखो अभी तो पहले तो क्रॉप कटिंग का आधार देखा, फिर उसके बाद जो मुआवजा का सबमिट होना, सारे प्रारूप देखकर ही लड़ाई लड़ी जाती है। ऐसे ऊट पटांग लड़ाई लड़ने से लड़ाइयाँ जीती नहीं जाती है। वो तो फिर एक राजनीतिक स्टंट करना, लोगों को बताना मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, तो वो है अलग बात। हम लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर हम लड़ेंगे तो अभी हमारी समीक्षा चल रही है, हमारी टीम पता लगा रही है कि भाई कितने किसानों के पास पॉलिसियाँ हैं। सारी पॉलिसियों को इकट्ठा करेंगे, किसानों को कन्वेंस करेंगे कि भाई आपको हक को कैसे लेना। पर हम जब भी लड़ेंगे तो फिर हम बीमा लेकर ही लौटेंगे। हम लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीमा लेंगे। अभी तो फिलहाल जो जिम्मेदारी बनती है किसानों की कि जब फसलें नष्ट हो चुकी है तो एमएलए कहाँ है यहाँ का, या फिर एमएलए का विपक्ष जो दावेदारी करता आया बार बार कि भाई मैं एमएलए बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, कांग्रेस मुझे टिकट दे और देती है, वो कहाँ है? या वो जो नेता जो एसडीएम साहब के सामने जाके ज्ञापन देकर फोटो खिंचा के आ जाते हैं, वो लोग कहाँ? या जो वो लोग हवा से आए थे और हवा में वापस लौट गए, वो लोग कहाँ? तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा हम कर रहे हैं, पर हम लड़ाई लड़ेंगे, बीमा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा एक्सीडेंटल बीमा है और एक्सीडेंट हो चुका है फसलों का। बीमा लेंगे, पाई लेंगे, इस बार तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। हम